अच्छा जी, अभी हम बात करते हैं लिक्विड वेस्ट की, हमने बात कर ली। नाउ कम टुवर्ड्स द सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट में काम करने वाले यानी कि कूड़ा क्रिकेट को उठाने वाले और सफाई करने वाले खाकरों इस वक्त इस हॉल में कितने बैठे हुए हैं? अपने हाथ खड़े कीजिए। अच्छा, आप सब लोग कूड़ा क्रिकेट की सफाई वाले वर्कर्स हैं। ओके। अच्छा, अभी आपके बारे में मुझे कुछ जो है हदायत जो हमने इस SOPs की किताब में डाली है उन पे मैं बात करूंगी। नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट। अच्छा, मुझे सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि कूड़ा उठाते हुए जब कूड़ा आपने सफाई करनी है, उसके बाद कूड़ा इकट्ठा करना है, उस कूड़े को इकट्ठा करके आपने किसी चीज़ में डालना है, बास्केट में डालना है या किसी भी शापर में या जो भी कुछ है उसमें डालते हैं, ऐसे ही होता है ना। तो कूड़ा इकट्ठा करते हुए कभी आप लोगों में से किसी को किसी किस्म की चोट या जख्म या कोई भी खुदा न खास्ता जो है ऐसे किसी मादे के साथ हाथ टच होने की वजह से किसी बीमारी का सामना करना पड़ा हो? कोई बता सकता है? शीशा लगा हो या कुछ ऐसा हुआ हो? माइक में बताइएगा प्लीज। हाथ खड़ा करिए अगर कोई बताना चाहता है तो। जी प्लीज। जी अपना नाम बताइएगा। यूसुफ, ये बताइए कि आपको कूड़ा इकट्ठा करते हुए किसी किस्म की चोट का या शीशा लगने का या खुदा न खास्ता कोई और मसला दरपेश हुआ हो कभी? पाँव से लगा? अच्छा, तो क्या उसके बाद क्या कितना मतलब है कि आपके पाँव में लग गया शीशा, ब्लीडिंग वगैरह हुई? खून निकला उससे? अच्छा, फिर मुझे ये बताइए कि जब इस तरह से खुदा न खास्ता कोई चोट आपको लग जाती है या शीशा लगने से खून निकलने लगता है तो फौरी तौर पे क्या करते हैं आप? मतलब आप उस वक्त सबसे पहले चीज जो है वो क्या किया आपने? क्या आपने उस हिस्से को जो आपका कूड़े के साथ आलूदा हो गया था, आपने क्या सबसे पहले उसको साफ किया या खून को वैसे ही बंद कर दिया? साफ किया, उसके बाद आपने उसके ऊपर पट्टी बांधी या जो भी कुछ किया, फिर आप डॉक्टर के पास गए या आपने ये इंतजार किया कि खुद ब खुद ठीक हो जाएगा? अच्छा, अब मुझे ये भी बताइएगा कि इस सिलसिले में यहाँ पे म्यूनिसिपल कमेटी के लोग भी मौजूद होंगे। म्यूनिसिपल कमेटी में से कोई है मौजूद अफसरान? आप म्यूनिसिपल कमेटी से? कोई नहीं म्यूनिसिपल कमेटी से? अच्छा, मुझे अगर ये आप बता सकें कि इस सूरत हाल में अगर खुदा न खास्ता किसी वर्कर को चोट लग जाती है या कोई उसकी सेहत का नुकसान हो जाता है तो उसको डॉक्टर के पास ले जाने का या हेल्थ इंश्योरेंस का कोई तरीकाकार मौजूद है एमसी में? अच्छा, ठीक है। तो ठीक है, मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर खुदा न खास्ता किसी को काम करने के दौरान अपने काम की नौयत की वजह से कोई नुकसान सेहत का उठाना पड़ता है तो उसके लिए उसके अखराजात का जिम्मेदार म्यूनिसिपल कमेटी होती है, ऐसा ही है? अनऑफिशियली होती है। अच्छा, ऑफिशियली ऐसा कुछ मौजूद नहीं है सिस्टम? अच्छा, ओके, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब इसमें जो हमें कूड़ा उठाते हुए सैनिटरी वर्कर्स को जिस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है
उसमें सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि कूड़ा इकट्ठा करते हुए शीशा लगने की वजह से या कोई भी ऐसी खतरनाक चीज़ हाथों में, पाँव में या जिस्म के किसी हिस्से पे भी लगने की वजह से चोट लगने का, खून निकलने का अंदेशा सबसे पहले होता है। दूसरे नंबर पे अगर ऑलरेडी आपके हाथों में या पाँव में कोई चोट लगी हुई है और जिस्म का कोई भी हिस्सा एक्सपोज्ड है, एक्सपोज्ड का मतलब ये है कि वहाँ पे उस हिस्से को जख्म की वजह से वो स्किन फटी हुई है, तो वहाँ पे अगर दोबारा कोई ऐसा आप कूड़ा उठाते हैं और उसमें कोई मुहलक जरासीम है या आपको वो जो है कूड़े की वजह से वो हिस्सा दोबारा कूड़े के साथ टच करता है, तो ऐसे जरासीम कूड़े के अंदर मौजूद होते हैं जो उस जख्म के खुल जाने की वजह से जिस्म में खून में दाखिल हो सकते हैं और उसकी वजह से इन्फेक्शंस हो सकती हैं। बहुत सी ऐसी इन्फेक्शंस हैं जो कूड़ा उठाने के दौरान अगर हम हिफाजती तदाबीर का ख्याल ना करें तो वो जिस्म में स्किन से टच होने की वजह से खून में शामिल होकर मुख्तलिफ बीमारियों और यहाँ तक कि मौत का सबब भी बन सकती हैं। अब आप लोग मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों में से कितने ऐसे सैनिटरी वर्कर्स हैं जो कूड़ा उठाने से पहले हाथों पे कोई ग्लव्स या कोई ऐसी चीज हिफाजती तदाबीर का इस्तेमाल करते हैं? हाथ खड़े कीजिएगा, कोई भी नहीं करता। आप जैसे सादा हाथों के साथ ऐसे ही जाके कूड़ा उठा लेते, ग्लव्स का इस्तेमाल नहीं करते। इसकी क्या आपके ख्याल में क्या वजह है? ग्लव्स एमसी के पास बजट नहीं होता, आपको मुहैया नहीं किए जा सकते, या आपको पता नहीं है कि ग्लव्स पहनने होते हैं? क्या वजह है? बजट का मसला है, देते नहीं है, आपको पता नहीं है? सर आप इस पे कुछ रोशनी डालेंगे, वजह क्या है? प्रैक्टिस नहीं है, दैट इज द थिंग। ये थैंक यू वेरी मच। ये सबसे बड़ी रीज़न जो हमारी आज की आपकी ये जो ट्रेनिंग का सेशन है, इसका मकसद ही ये है कि हम आपको ये बता सकें कि अगर आप हिफाजती तदाबीर इख्तियार नहीं करेंगे, चाहे आपने सीवरेज मेन होल में उतरना है या आपने कूड़ा उठाना है, आपकी थोड़ी सी बद एहतियाती की वजह से बहुत सी बीमारियां, इन्फेक्शंस और खुदा न खास्ता अमवात तक वाक़या हो सकती हैं। अब आप लोगों में से कोई मुझे ये बताएगा, सिर्फ हाथ खड़ा करके आपने बताना है कि आप लोग जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं उनमें या आप लोगों के फैमिली में या आपके पिछले जो लाइक आपके बाप दादा या जो भी अगर इस काम के साथ मुंसलिक रहे हों, उनमें अगर कभी आपने सुना हो या आपको पता हो कि किसी को खुदा न खास्ता कोई बीमारी लग गई कूड़ा उठाने की वजह से, कूड़ा उठाते हुए जख्म की वजह से ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई और कोई मसला उसकी वजह से बड़ा पेश आया, या कोई ऐसी जो है चीज़ें उठाते हुए मोहरों में का दर्द या इस किस्म की जो है मसाइल वो आ गए, कुछ ऐसा आपको की नॉलेज में या आपके तजर्बे से गुजरा हो? ऐसा कुछ नहीं हुआ? इन्फेक्शंस नहीं कभी आपको पता चली कि कोई कूड़ा उठाने के दौरान हुई हो? जी आप माइक दीजिएगा। यही मैं पूछना चाह रही थी कि आपको यकीनन अपनी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ों का आपको खुदा न खास्ता खुद ना हुई हो, आपके किसी साथी को, किसी फैमिली के मेंबर को किसी ना किसी ऐसे हादसे का सामना करना पड़ा होगा ज़िंदगी में। फिर अगर आपको पता चल जाए कि अच्छा ये बीमारी
आपने हिफाजती तदाबीर इख्तियार नहीं की थी कूड़ा उठाने से पहले, और उस वजह से आपकी जो स्किन है वो कूड़े के साथ टच हुई और उस वजह से ये बीमारी हो गई है। फिर उसके बाद आपने कोई हिफाजती तदाबीर इख्तियार की, फिर कुछ उसके बाद हिफाजती इक़दाम किए या नहीं? ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, अभी मैंने आपको बताया कि कूड़ा उठाते हुए स्किन के साथ कूड़ा लगने की वजह से बीमारियां हो सकती हैं। अगर आपने ख़ास करके अगर आपकी स्किन जो है फटी हुई है, कटी हुई है, तो उसके थ्रू बीमारियां, जरासीम दाखिल हो सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको कोई भी ऐसी शीशा लगने की वजह से कट आ सकता है, खून निकल सकता है। इसके साथ साथ कुछ ऐसी सॉरी इसके साथ साथ जब कूड़ा इकट्ठा करके उसको ट्रकों में लोड करना है या किसी कूड़ा उठाने वाली जो ट्रॉली है उसमें लोड करना है, तो लोडिंग के दौरान जो है मुख्तलिफ किस्म की इंजरीज जो है वो हो सकती हैं। तो इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है सैनिटरी वर्कर्स को। नेक्स्ट आइए। अब इसका क्या हिफाजती इक़दामात जो है वो क्या क्या होने चाहिए? हिफाजती इक़दामात में आपके दस्ताने, हिफाजती जूते और मास्क जो है वो उसके इस्तेमाल को यकीनी बनाना चाहिए। अभी सर आई थिंक हम सॉलिड वेस्ट के जो पीपीज है वो भी दे रहे हैं इनको। नहीं, बेसिकली नहीं दे रही है। सॉलिड वेस्ट के पीपीज पहले दिए हुए थे हमने। दस्ताने, जूते और सादा जो मास्क होते हैं वो हैं। तो ये इनके इस्तेमाल को आपने यकीनी जो है आपको बनाना चाहिए। और फिर इसी तरह से जो कूड़ा क्रिकेट उठाने वाली गाड़ियां हैं, जब उसमें सामान लोड किया जाता है और अनलोड किया जाता है, उस वक्त हिफाजती इक़दाम जो है वो करने चाहिए। फिर ये कि जो इसके लोडर्स होते हैं उसमें अगर कूड़ा अनलोड करने के बाद कुछ कूड़े के ज़र्रात, कुछ पार्टिकल्स, कुछ चीज़ें उसके अंदर रह जाती हैं गाड़ियों में, अगर वो उनकी अच्छे से सफाई ना की जाए तो उसकी वजह से भी बहुत सी बीमारियां जो है वो फैलने का खदशा होता है। तो कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों की सफाई को यकीनी बनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट आ जाए। इसके साथ साथ जो कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां जब ट्रैवल करती हैं तो उस वक्त अक्सर मैंने खुद नोट किया है कि कूड़ा उठाने वाले ट्रक या गाड़ियां जब सड़क पे जा रहे होते हैं तो उन्होंने उसके ऊपर कोई तरपाल, कोई चीज़, कुछ भी नहीं डाला होता और वो कूड़ा जहाँ जहाँ से गाड़ियां गुजरती हैं वो हर जगह पे फैलता जा रहा होता है और वो वहाँ पे बीमारियां फैला रहा होता है। तो इस बात को यकीनी बनाया जाना चाहिए कि जो कूड़े उठाने वाली गाड़ियां हैं, कूड़े को तरपाल के साथ अच्छे से कवर करके फिर ट्रैवल जो है वो करना चाहिए। नेक्स्ट, ख़वातीन सैनिटरी वर्कर्स के कुछ स्पेशल जो है वो हिफाजती इक़दाम हमने उनके लिए तजवीज़ किए हैं। नेक्स्ट आइएगा। आप लोग 3 ख़वातीन यहाँ पे मुझे बैठी हुई नज़र आ रही हैं। आप लोग मुझे ये बताइएगा कि आपके अलावा भी कोई ख़वातीन सैनिटरी वर्कर्स हैं यहाँ पे या सिर्फ आप तीनों ही हैं? बस आप तीनों हैं। कब से काम कर रही हैं आप तीनों? बारी बारी अगर बताएगा जी। आप 5-6 साल से काम करते हैं।
सिर्फ सैनिटरी वर्कर्स जो एमसीज में म्यूनिसिपल कमेटीज़ में काम कर रही हैं, सिर्फ सैनिटरी वर्कर्स के लिए नहीं, बल्कि जितनी भी खवातीन काम कर रही होती हैं किसी भी सरकारी दफ्तर में, उसके लिए हुकूमत पंजाब की तरफ से 2-3 ऐसे सरकारी नोटिफिकेशंस और कुछ कवानीन जो हैं वो बने हुए हैं। वो मैं एमसीज को चाहूँगी कि एमसी के जो अफसरान हैं उनको के नॉलेज में होने चाहिए। बहुत सी चीज़ें ऑलरेडी इनके नॉलेज में हैं भी और ये उन पर अमल दरामद भी कर रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हर जो है म्यूनिसिपल कमेटी, उसमें खवातीन की वर्क प्लेस पे हरासमेंट से रोकने के लिए कमेटी जो है वो बनी होनी चाहिए। सर, आप डेफिनेटली बनी हुई होगी आपकी कमेटी इधर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या एमसी लेवल पे। कमेटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी नहीं है? अच्छा, ये भी एक मुझे पता चली बात, क्योंकि गवर्नमेंट के इस कानून के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और हर दफ्तर में एक विमेन हरासमेंट कमेटी जो है उसका होना ज़रूरी है। मेरी आपसे ये गुजारिश होगी कि आप एक कमेटी, बेशक उसके 3-4 मेंबर्स हों, कम से कम 1 या 2 खवातीन उसमें लाजमी रखिए और एक ऐसी कमेटी ज़रूर नोटिफाई करवाइए, हरासमेंट एक्ट वर्क प्लेस कमेटी जिसका नाम हो, इस कानून की रोशनी में। ठीक है, सर वो बात आपकी ठीक है। जो वो हरासमेंट है उसकी किस्म और है। जो विमेन हरासमेंट की बात मैं कर रही हूँ वो एक अलग टाइप है। ठीक है, जो पॉलिटिकल हरासमेंट की बात आप कर रहे हैं वो हम सरकारी नौकरी में आते हैं, अपनी विल से आते हैं ना, तो वो हमें पता होता है हमारे साथ क्या क्या होना है। ठीक है, तो ये मैं बात कर रही हूँ उस कानून की जो विमेन हरासमेंट एक्ट वर्क प्लेस का कानून बना हुआ है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का 2016 में। पहले ये ऑर्डिनेंस आया था 2010 में, उसके बाद बाकायदा कानून बन चुका है 2016 का। तो उस कानून की रोशनी में एमसी जो है उसके को नोटिफाई करनी चाहिए एक विमेन हरासमेंट कमेटी। अच्छा, दूसरे नंबर पर अगर किसी सरकारी दफ्तर में 5 या 5 से ज़्यादा खवातीन मुलाजम हैं, चाहे वो सैनिटरी वर्कर्स हैं या ऑफिसर्स हैं, तो वहाँ पे डे केयर सेंटर बच्चों के लिए लाजमी होना चाहिए। ये एक कानून है, इसकी हमें पासदारी करनी चाहिए। डिपेंड करता है कि खवातीन के बच्चों को साथ लाने की वजह से क्या क्या मसाइल उनको पेश आ रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ जो एक और बहुत अहम चीज़ें हैं वो खवातीन को मैटरनिटी लीव के हवाले से बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो मैटरनिटी लीव अगर खवातीन ने लेनी है तो उसमें उनके लिए सहूलियात जो है वो होनी चाहिए। और मैटरनिटी लीव गवर्नमेंट के कानून के मुताबिक 90 डेज 90 दिन की तनख्वाह के साथ फुल टाइम जो है वो आपको मैटरनिटी लीव खवातीन को दी जाती है। तो इसकी जो है हमें पासदारी करनी चाहिए। तो ये 3-4 जो चीज़ें हैं ये खास करके बहुत अहम हैं खवातीन के SOPs के हवाले से। नेक्स्ट कीजिएगा। नेक्स्ट। अच्छा, इसके साथ साथ अब एक और जो अहम चीज़ जिस पर मैं बात करना चाहूँगी वो है जिसको हम इंग्लिश में सोशल टैबूज या स्टिग्मेटाइजेशन कहते हैं। उर्दू में इसको सर क्या कहते थे स्टिग्मेटाइजेशन को? इसको आसान लफ्जों में मैं आपको ये बताऊं कि किसी ठीक है, किसी भी शख्स को उसके रंग, नस्ल, ज़बान, मजहब या जो वो काम करता है उसकी बुनियाद पर उसकी तौहीन करना, उसकी इज्जत नफ्स को मजरूह करना, इसको सोशल स्टिग्मेटाइजेशन कहते हैं। ठीक है, मेरा आप लोगों से ये सवाल होगा इस टाइम जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं कि अगर खुदा न खास्ता आपको ज़िंदगी में कभी ऐसी जो है हद तक आमेज़ जुमलों का अपने काम की वजह से
काम की नोयत की वजह से सामना करना पड़ा हो, तो क्या आप बता सकते हैं? आप ओपनली बताइए, एमसीज के लोग आपको कुछ नहीं कहेंगे। मतलब कि जरूरी नहीं है कि आपको अपने एमसी के अफसरान की तरफ से हो, जो आम लोग हैं, अवाम है, उसकी तरफ से आपको कभी ऐसे मनफी रवैये का सामना करना पड़ा। बताएं। बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किसी भी इंसान को उसके रंग, नस्ल, मजहब, काम की वजह से तंग करना या उसके बारे में गलत अल्फाज का इस्तेमाल करना या उसकी तौहीन करना या उसकी इज्जत नफ्स को मजरूह करना, इसकी ना तो किसी भी मजहब में इजाज़त है और ना ही इखलाकी तौर पर हमें इसकी जो है वो किसी को इजाज़त दी जानी चाहिए। तो इसके बारे में भी हमने हदायत जो है वो इस SOPs में हमने डाली है कि इसके बारे में कुछ जो है कवानीन उनको बनाए जाने की ज़रूरत है। लोकल गवर्नमेंट को इस पर कवानीन बनाने चाहिए। इसके साथ साथ जो आपको, जैसे मैंने अभी आप लोगों से पूछा कि आपको खुदा न खास्ता कोई जख्म, चोट, कोई बीमारी काम के दौरान अगर आ जाती है तो उसके लिए क्या कोई हेल्थ सिक्योरिटी, हेल्थ इंश्योरेंस का सिस्टम म्यूनिसिपल कमेटी में मौजूद है या नहीं। तो मुझे MC की तरफ से ये बताया गया कि ऐसा सरकारी तौर पर ऐसा कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। हमने SOPs के ज़रिए हुकूमत से इस बात की भी गुजारिश की है कि ऐसा भी अगर कोई सिस्टम बन सके तो ये आप लोगों की सहूलत के लिए, आप लोगों की वेलबींग के लिए बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट बस आगे आते हैं। नेक्स्ट इसके लिए मैं जो हमारे MCs के यहाँ पे अफसरान बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि ऐसे मनफी रवैये, ज़ात पात की, मज़हब, रंग, नस्ल की, काम की वजह से जो लोगों को, सैनिटरी वर्कर्स को फेस करना पड़ते हैं, जिनका सामना करना पड़ता है, उसके लिए अवामी तौर पर शऊर बेदार करने की मुहिम जो है वो चलाई जाए और लोगों को इस बारे में बताया जाए कि ये गलत है। जी आगे आ जाइएगा। नेक्स्ट बस, तो यहाँ तक ये आज का ये सारे जो SOPs हमने बनाए हैं, इस पर बात करने का और आपको बताने का मकसद ये था कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि हमने महसूस की और हमने उसके बारे में इस किताब में सब कुछ लिखा है कि ये चीज़ें, इन चीज़ों का, इन मसाइल का आप लोगों को सामना करना पड़ रहा है और उसके हल के लिए हुकूमत को ये चीज़ें करनी चाहिए। ये किताब हमने इसलिए बनाई है। आप इस किताब को एक दफ़ा उर्दू में हमने लिखा है, आप इसको एक दफ़ा पढ़िएगा ज़रूर। अगर आपको इस जहन में कोई सवाल आता है या कुछ भी है, आप स्कैन भी कर सकते हैं। आप इसके बाद भी PMDFC से ये सवाल हमें लिख के भेज सकते हैं, MC के थ्रू भेज सकते हैं। हम इसके लिए बिल्कुल आपके हर सवाल का जवाब देंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। शुक्रिया मैम रिजवाना अंजुम। आज का ये सेशन जो हमने आज किया है
कोशिश की है कि बहुत थोड़े वक्त में आपको बताने की कोशिश करें कि ख़ास तौर पे गटर में उतरने के लिए, रिवर में जाने के लिए किस किस्म की इंतज़ामात और एहतियातें करनी ज़रूरी हैं। ये कुछ कंपोनेंट्स आपने यहाँ देखे भी हैं। मेरी बात समझ आ रही है कि पंजाबी में बात करूँ? आ रही है समझ? अच्छा, ये कुछ चीज़ें आप लोगों ने देखी भी हैं यहाँ पे, और ये ज़फ़र साहब ने आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके भी दिखाई हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ये चीज़ें आपकी एमसी में PMDFC के ज़रिए और GIZ के तावन से ये प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और मुझे उम्मीद है कासिम साहब कि ये लोग इसको इस्तेमाल करेंगे। देखें, ज़िंदगी और सेहत से आगे कोई चीज़ नहीं है। हमें इन लोगों को फैसिलिटेट करना है, हमें इनकी मदद करनी है, क्योंकि ये हमारी मदद कर रहे हैं। अगर ये काम ना करें तो शहर लावारिस की तरह हो जाता है। आप मुझसे बहुत अच्छी तरह जानते हैं और मैं भी इस बात को बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, और मैं इस चीज़ का इजहार भी हर जगह करता हूँ कि ये जो वर्कर हैं हमारे सैनिटरी वर्कर, और ख़ास तौर पे वो सैनिटरी वर्कर जो कि सीवर में को क्लीनिंग में काम करते हैं, इनका ना सिर्फ हम पे, आप पे और इस बल्दिया पे तनख्वाह तो ये लेते हैं, इनका एक एहसान भी है। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हम आपके बाजू साबित होंगे, और हमारी ख्वाहिश भी है, क्योंकि ये लोग जो सीवर क्लीनिंग का काम करते हैं आहिस्ता आहिस्ता ना सिर्फ कम होते जा रहे हैं बल्कि तकरीबन ख़त्म होते जा रहे हैं। और उसकी बड़ी वजह ये है कि इनकी सेहत और जो इनको गैजेट्स हम प्रोवाइड नहीं कर पाते। तो इंशाल्लाह ये गैजेट्स भी आपको मिलेंगे, हम इनकी सेहत के लिए भी देखेंगे। अब सिर्फ आखिरी 2 चीज़ें रह गई हैं। एक तो हमने आपको सर्टिफिकेट तकसीम करने हैं, आपको याद रहेगा, आपके पास महफूज रहेंगे कि आपने ये वर्कशॉप, ये ट्रेनिंग अटेंड की। दूसरी चीज़ ये है कि हमारी कोशिश होगी कि आप लोगों को इसके अलावा भी कई, ये तो खैर चलो सैनिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वक्त हम बात कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने ये कुदरत इतनी दी है कि आपको कोई और भी कोई प्रॉब्लम हो तो हम आपकी प्रॉब्लम को हल करने में आपके ममदो मावन साबित हो सकते हैं। कोई चीज़ आज की प्रेजेंटेशन के हवाले से या आप आज की ट्रेनिंग के हवाले से आप में से कोई कुछ कहना चाहता है तो यहाँ आए और यहाँ आके बात करें। मैं चाह रहा हूँ कि आपकी आवाज़ आपके ज़रिए आपके दोस्तों तक पहुँचे। मनीर मसीह सुपरवाइजर मेरा नाम है, और खुदा के करीब इस्लाम में आप सबकी सलामती हो। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हमें ऐसे खुदा ने ऑफिसर दिए हैं जिनको ये फिक्र है हमारी इस बल्दिया की, हमारे वर्करों की। और मैं बहुत खुशकिस्मती समझता हूँ बल्दिया कि खुदा ने दोबारा अपने बंदा को यहाँ इस्तेमाल किया है और ये सोच रखते हैं, अच्छी सोच। मैं शुक्रगुजार हूँ मैं तुम्हारे साथ का कि वो दोबारा यहाँ आए और उन्होंने ये काम किया। खुदा आप सबको बरकत दे इस सारी बातों में, खुदा इन्हें इज्जत और सरफराजी बख्शे। शुक्रिया। मुझे बड़ी मेहरबानी। और मैं आखिर में ख़ास तौर पे मलिक मंशा साहब का मशकूर हूँ, आपके चीफ ऑफिसर बल्दिया। इन्होंने आज की इस ट्रेनिंग को मुतय्यन करने में बहुत कलीदी किरदार अदा किया है। तो एक दफ़ा फिर MC शेखुपुरा के चीफ ऑफिसर, MC शेखुपुरा के सुपरवाइजरी स्टाफ और MC शेखुपुरा के सेंट्री वर्कर को मेरा सलाम। थैंक यू वेरी मच, बहुत मेहरबानी।